अमेरिका की जिन 4 बड़ी कंपनियों से न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी को लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, उन सभी कंपनियों के मालिक नेविल रॉय सिंघम थे। अब मैंने कल भी आपको बताया था, नेविल रॉय सिंघम का सिंघम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक उद्योगपति है, पैसे वाला आदमी है और ये चीन के लिए काम करता है। और इसी व्यक्ति ने न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी और इस व्यक्ति के पास ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? अपना पैसा तो लगाएगा नहीं, तो ये पैसा इसके पास आ रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है वो इस तरह के लोगों को पैसा देती है और फिर कहती है कि दुनिया भर में मीडिया में ये पैसा बांट दो और पैसा देकर दुनिया भर के पत्रकारों से चीन की तारीफ में खबरें लिखवाओ। यानी जिस तरह से सुपारी किलर काम करते हैं, ठीक वैसे ही इस मामले में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ एक स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था और यह स्क्रिप्ट इन ईमेल्स के जरिए एक दूसरे को भेजी जा रही थी, निर्देश भेजे जा रहे थे, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि आगे क्या करना है। वो सारी ईमेल्स आज आपकी स्क्रीन पर है। चीन की सरकार नेविल रॉय सिंघम के जरिए भारत में न्यूज क्लिक के डायरेक्टर और उसके शेयर होल्डर्स को यह बताती थी कि उन्हें कब, क्या और कैसे छापना है। फिर भारत के तमाम लोग इस व्यक्ति को यह बताते थे कि उनका बताया हुआ काम कैसे पूरा हो सकता है और इसका पूरा रोड मैप क्या रहेगा, उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ, सीपीएम के एक बड़े नेता और वृंदा कारत के पति प्रकाश करात और अलग अलग पत्रकारों को जो ईमेल्स भेजे हैं, उनमें 5 बड़ी बातों का जिक्र है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे नेक्सस का जो मतलब है, क्या है, यह पूरा नेक्सस किस लिए बनाया गया, तो जो उसके 5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला, कोविड के मुद्दे पर चीन का बचाव करना। आपको याद होगा जब कोविड फैला तो पूरी दुनिया में चीन की बहुत बदनामी हो रही थी और दुनिया भर में यह कहा जा रहा था कि कोविड को चीन ने फैलाया है, वुहान में चीन की गलती से ऐसा हुआ, चीन कोविड को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पाया और चीन ने कोविड को लेकर सारा डेटा छुपा कर रखा और चीन की बहुत बदनामी हुई। चीन उस बदनामी से निकलना चाहता था, इसके लिए चीन ने दुनिया भर के मीडिया में पैसा बांटा, भारत में भी कई पत्रकारों को पैसा दिया और उनसे क्या कहा, उनसे यह कहा कि कोविड के मुद्दे पर आपको चीन की तारीफ करनी है, चीन का बचाव करना है और बताना है कि कोविड के मामले में चीन ने बहुत ही शानदार काम किया है और आपको यह लिखना है कि भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं उन्होंने कोविड के मामले में बहुत खराब काम किया और उन्हें चीन से सीखना चाहिए। यानी भारत पर सवाल उठाना है, भारत कोविड पर जो काम कर रहा है उस पर सवाल उठाना है और जो चीन कर रहा है उसकी आपको तारीफ करनी है। दूसरा, भारत में हुए किसान आंदोलन का समर्थन इस तरह से करना ताकि भारत सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बन सके। अब आप याद कर लीजिए, जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी हम आपको बताते थे कि इसमें विदेशी ताकतें हो सकती हैं और उस समय मीडिया को काफी पैसा बांटा गया भारत को कमजोर करने के लिए। तीसरा, भारत के लोगों में चीन विरोधी भावना को कम करने के लिए भारत के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर काम करना, वो भी इसका मकसद था और मेल्स में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चौथा, चीन के प्रोपेगेंडा का भारत में जमकर प्रचार प्रसार करना। और पांचवा, LAC पर यानी भारत चीन सीमा पर भारत और चीन के बीच होने वाले संघर्ष में चीन की स्थिति का बचाव करना। और इस सब के साथ भारत में न्यूज क्लिक की टीम का परिचय चीन के उन हैंडलर से कराना जो भारत के खिलाफ इस साजिश में इन सारे पत्रकारों की मदद करेंगे और इन्हें बताएंगे कि कब, कहां और क्या करना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा न्यूज क्लिक तक पहुंचाने वाले उद्योगपति यही नेविल रॉय सिंघम जो सबको बार बार मेल भेज रहे हैं और भारत में सीपीएम पार्टी के एक बहुत बड़े नेता प्रकाश कारात ने भी एक दूसरे को कई ईमेल्स लिखे हैं। ये दोनों आपस में संपर्क में थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना करने वाले माओ त्से तुंग की 127वीं जयंती पर इस व्यक्ति ने प्रकाश कारात को एक लेख भेजा जो चीन की तारीफों से भरा पड़ा था और प्रकाश कारात ने भी इस लेख की खूब तारीफ की अपने मेल में और भारत में सीपीएम के ट्विटर हैंडल से माओ की जयंती पर एक ट्वीट भी किया गया जिसे
तय स्क्रिप्ट के तहत चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शेयर भी किया है। यानी सीपीएम माओ के नाम पर जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ट्वीट करती है पार्टी की तरफ से, और उसके बाद उस ट्वीट को चीन की सरकार उठा लेती है और फिर उसका प्रयोग करती है अपने प्रचार के लिए। यानी नोवेल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को बता रहे हैं, और प्रकाश कारात चीन की तारीफ करते हुए अपने मेल में भारत के लिए ऐसी बातें लिख रहे थे जिससे स्पष्ट होता है कि चीन की मदद से भारत के खिलाफ संगठित तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन, ये तो वो ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा था, जो भारत की लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने माओ के जन्मदिवस पर, जयंती पर किया है, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। अब देखिए, नोवेल रॉय सिंघम और प्रकाश कारात ने एक दूसरे को जो कई मेल्स भेजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और वो एक दूसरे को राय दे रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विच इज गोइंग टू हार्म आवर कंट्री मोर। ये लिखते हैं प्रकाश कारात इस व्यक्ति को, और वो लिख रहे हैं कि इट इज गुड टू सी दिस टाइप ऑफ कवरेज देयर एट अ टाइम व्हेन एंटी चाइना फीलिंग्स आर बीइंग whipped अप इन द मीडिया हियर सिंस द बॉर्डर प्रॉब्लम। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ग्लोबल मीडिया में 2009 से लेकर अब तक चीन 55,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है, और जिन जिन देशों के मीडिया संस्थानों में चीन की सरकार का पैसा लगा है वो सभी मीडिया संस्थान आजकल चीन की भाषा बोलते हैं और चीन के लिए सुपारी किलर का काम करते हैं। इनमें अफ्रीका के देश हैं, इनमें अमेरिका के भी कुछ बहुत मशहूर पत्रिकाएं और अखबार शामिल हैं जो चीन से पैसा ले रहे हैं अलग अलग चीजों के नाम पर। कोई ग्रांट्स के नाम पर पैसा ले रहा है, कोई विज्ञापन के नाम पर पैसा ले रहा है। अमेरिका की टाइम मैगजीन में चीन ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच लगभग 6 करोड़, फाइनेंशियल टाइम्स में 3 करोड़, लॉस एंजलिस टाइम्स में 8 करोड़ रुपए निवेश किए। और चीन इन सभी देशों के मीडिया संस्थानों, अखबारों और न्यूज पोर्टल में इसलिए निवेश कर रहा है ताकि उसे लोगों की नजरों में विलेन से हीरो बनाया जा सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों के जरिए कुख्यात अपराधियों और आतंकवादियों को आपके सामने इस तरह पेश किया जाता है कि लोगों को उनसे हमदर्दी होने लगती है, और चीन भी इस समय यही कर रहा है। पहला उनके बारे में जो खबर है वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि पहले यह कहा गया था कि राहुल गांधी आज भाषण देंगे, और लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी सदस्यता दोबारा से रिस्टोर हुई है, उन्हें दोबारा से सांसद बनाया गया है, तो आज जब वो बोलेंगे तो बहुत दिलचस्प ये भाषण होने वाला है, बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन राहुल गांधी आज बोले नहीं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब भी बोलेंगे तो कब बोलेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी को कांग्रेस अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन आज हम कुछ आंकड़े आपके लिए लाए हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी की अपनी परफॉर्मेंस एक सांसद के रूप में कैसी रही है। तो वापसी तो उनकी हो गई एक सांसद के रूप में, लेकिन आज देश को यह भी देखना चाहिए कि सांसद के रूप में अपनी उनकी परफॉर्मेंस जो है कैसी है। देखिए, सबसे पहले अटेंडेंस की बात हम कर लेते हैं। अटेंडेंस राहुल गांधी की कैसी रही? 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस रही 43%, जबकि नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत है 76%। 16वीं लोकसभा में 52% अटेंडेंस राहुल गांधी की, लेकिन राष्ट्रीय औसत है 80%। उसके बाद 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, इसमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है वो है 52% और राष्ट्रीय जो औसत है वो है 79%, 79%। ये तो अटेंडेंस का है कि वो कितने दिन उपस्थित रहते हैं लोकसभा में। अब आगे देखिए, ये अटेंडेंस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। मौजूदा संसद के कार्यकाल में लोकसभा के सांसदों ने औसतन 41 बहस में हिस्सा लिया, 41 डिबेट्स में, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 6 डिबेट्स में हिस्सा लिया है। तो डिबेट्स में एक सांसद का जो परफॉर्मेंस होता है उसका एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो ये भी है कि उसने कितनी बहस, कितनी डिबेट्स में हिस्सा लिया है। 15वीं लोकसभा में उन्होंने सिर्फ 2 डिबेट्स में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत है 38। 16वीं में 14 डिबेट्स, राष्ट्रीय औसत है 67। 17वीं में 6 डिबेट्स और राष्ट्रीय औसत है 41।
41। इसी तरह मौजूदा संसद के कार्यकाल में लोकसभा के सांसदों ने औसतन 170 सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 94 सवाल पूछे हैं। अब यहां भी आप देख लीजिए, 15वीं लोकसभा में एक सांसद ने औसतन 300 सवाल पूछे, राहुल गांधी ने 0 पूछे। 16वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत 293 सवाल पूछने की है, उन्होंने 0 सवाल पूछे। 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत है 170 सवाल पूछने की और उन्होंने पूछे हैं 94 सवाल। ये उनका परफॉर्मेंस है अभी तक लोकसभा में। हालांकि सवाल पूछने में राहुल गांधी का रिकॉर्ड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले एक भी नहीं पूछा था, लेकिन इस बार उन्होंने 94 सवाल पूछे। इसके अलावा राहुल गांधी लोकसभा के एक ऐसे सांसद हैं जो 2009 से 2023 के बीच आज तक संसद में कभी भी कोई प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए हैं। 15वीं लोकसभा, 16वीं, 17वीं नहीं, लेकिन राष्ट्रीय औसत 1 है, यहां 2 है और यहां पर भी 1 है। इन आंकड़ों के बीच अब लोकसभा की पूरी बहस अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रित हो गई है, जिसमें विपक्षी दल किसी भी तरह मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार की पूरी घेराबंदी करना चाहते हैं और घेराबंदी करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सरकार मणिपुर पर फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर पूरी तरह फेल है, यह उन्हें साबित करना है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देश के लोगों को यह बताना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी एक गरीब के बेटे हैं और पूरा विपक्ष गरीब के एक बेटे को घेर कर उन पर हमला कर रहा है। आज पहले दिन क्या बहस हुई, क्या संघर्ष हुआ, उसके कुछ दिलचस्प अंश आपको दिखाते हैं। एक क्लास जेलों में बड़े बड़े नेताओं को, उद्योगपतियों को, बड़े अफसरों को, पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को, जो अच्छे परिवारों से आते हैं, उन्हें रखा जाता है और इनमें उनके लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। जैसे इन जेलों में बंद कैदियों को 2 कमरे वाली एक बड़ी बैरक दी जाती है। इसमें एयर कंडीशनर से लेकर फ्रिज, टीवी, तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं और ए क्लास जेलों में रहने वाले कैदी अपनी पसंद का खाना भी वहां बनवा सकते हैं। बी क्लास जेलों में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो लड़ाई झगड़े और मारपीट के मामलों में दोषी होते हैं, और यानी ऐसे लोग जो थोड़े छोटे अपराधी होते हैं, ज्यादा खतरनाक अपराधी नहीं है। और इनमें सुविधाएं तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन कैदियों को अलग से कमरा मिल जाता है। और सी क्लास जेलों में उन लोगों को रखा जाता है जो बहुत ही खतरनाक और कुख्यात अपराधी होते हैं, और इनमें इन जेलों में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। ये काला पानी जैसा मान लीजिए आप।